गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों देखिए, हमने कल शैक्षिक समुदाय के बारे में जो पढ़ा था, इसके कार्य पढ़े थे और राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान जो थे उनके कार्यों के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसके अंतर्गत हम दो पॉइंट हमने जो पढ़े थे, तो तीसरे में देखिए, तीसरा पॉइंट जो हमारा था वो है नवाचारों का प्रसार। यानी ये संस्था नवाचारों के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसके साथ ही इसे विभिन्न राज्यों में नवाचारों को प्रसारित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद में है परामर्शदात्री सेवा। तो ये संस्था विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के लिए परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करती है। संस्था ने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के आयोजन में सहायता प्रदान की है। साथ ही ये केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की विभिन्न समितियों को व्यावसायिक सहायता प्रदान करती है। उसके बाद तो देखिए, अगला जो पॉइंट हमारा प्रकाशन कार्यक्रम। संस्था शैक्षिक नियोजन तथा प्रशासन से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम करती है। पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, प्रतिवेदन आदि प्रमुख करना। यानी ये संस्थाओं के मुख्य कार्य हैं जो शैक्षिक संस्थाएं हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद में अंतिम में देखिए सहयोग। तो ये संस्थाएं विभिन्न राष्ट्रीय संगठनों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एनसीईआरटी, विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, योजना आयोग, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय आदि संगठनों से भी सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार कई संयुक्त परियोजनाओं को कार्यान्वित करती है। तो विभिन्न प्रकार की जो संयुक्त परियोजनाएं हैं, इनमें इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, यानी NCERT। इसके बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो बच्चों देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली एक स्वायत्त संगठन है, जिस 9 सितंबर 1961 में स्कूली शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के लिए स्थापित की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये परिषद मानव संसाधन विकास मंत्रालय को स्कूली शिक्षा संबंधी नीति निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन में परामर्श देती है। इस संस्था की आर्थिक व्यवस्था का दायित्व जो है वो केंद्रीय सरकार का है। तो बच्चों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। यानी आप कह सकते हो कि ये जो संस्था है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्रीय सरकार, इसके नियंत्रण में काम करती है। इसके लिए विद्यालय स्तर पर जो स्कूली शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षक, यानी आपके BSTC के जो कॉलेज हैं, BA BEd है या BEd के कॉलेज हैं, इनमें शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन यानी गुणात्मक सुधार किस प्रकार किया जाए, उसमें के लिए कार्य करती है। और ये सारे दिशा निर्देश मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं और उनकी देखरेख की स्कूल की शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम निर्धारण आदि में समय समय पर क्या करता है, ये परामर्श देती है। कौन? राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो देखिए, अब तो जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, अब इसका नाम जो बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो अब देखिए, इस संस्था की यानी सारी व्यवस्था, यानी आर्थिक व्यवस्था, जितने भी कर्मचारी हैं, काम जो करते हैं, उन सबका वेतन भत्ते केंद्र सरकार के माध्यम से ही दिया जाते हैं। अब देखिए, इस संस्था में जो ये संस्था के हैं, इसके संगठन में कुछ सदस्यों के बारे में बताया, जो निम्न कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन से सदस्य हैं? अब देखिए, नंबर 1, भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता। सरकार द्वारा जो गवर्नमेंट है, हमारी भारत की गवर्नमेंट है, उस सरकार के द्वारा किसको नियुक्त, एक परामर्शदाता होगा सरकारी, समय समय पर परामर्श देता है, वो है इसका NCERT का क्या होगा, सदस्य होगा। इसके संगठनात्मक जो कार्य व्यवस्था होती है उसके अंदर शामिल होगा। इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कुलपति है, जो दिल्ली हमारा विश्वविद्यालय है उसका कुलपति, वो भी शामिल होता। उसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो UGC है, इसका जो चेयरमैन होता है, वो भी इसका एक संगठन के सदस्य के रूप में काम करता है। इसके अलावा प्रत्येक राज्य सरकार का एक एक प्रतिनिधि होता है, यानी प्रत्येक, जितने हमारे जिले, जितने हमारे स्टेट हैं, सब स्टेट गवर्नमेंट का एक एक प्रतिनिधि भेजा जाता है। किसमें?
किसमें भेजा जाता है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान जो प्रशिक्षण परिषद होता है इसमें एक सदस्य होते हैं। अब कितने राज्य हैं हमारे? उन सभी राज्यों के अंदर जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, इनके प्रतिनिधि जो होते हैं वो ये यहाँ भेजे जाते हैं। उसके बाद भारत सरकार स्वयं भी 12 सदस्यों को क्या करती है? मनोनीत करती है। वो उन सदस्यों को मनोनीत करती है जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर चुके हैं या कार्य कर रहे हैं या ज्ञाता होते हैं, या किसी विश्वविद्यालय के जो रिटायर्ड कोई विश्वविद्यालय का कुलपति हो, वाइस चांसलर हो या शिक्षा से संबंधित कोई हो, उनको मनोनीत भारत सरकार द्वारा करती है। तो इस प्रकार इसमें मुख्य रूप से ये 5 सदस्यों के बारे में बताया कि ये इसमें शामिल होते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का जो संगठन होता है इसके ये सदस्य होते हैं। कौन कौन होते हैं? भारत सरकार के द्वारा शिक्षा परामर्शदाता, दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का चेयरमैन, प्रत्येक राज्य सरकार का एक एक प्रतिनिधि, और इसके अलावा भारत सरकार द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। तो आगे देखो बच्चे, आगे इनके कार्य देखिए, यानी इस परिषद के क्या कार्य? किस परिषद के? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, यानी इनके कार्य क्या क्या कार्य हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए नंबर एक कार्य है विद्यालय शिक्षा से संबंधित सर्वेक्षण, शोध प्रयोग, पायलट प्रोजेक्ट, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण तथा विस्तार सेवाओं को विकसित व संगठित करना। पहला प्रमुख कार्य यह है कि विद्यालय शिक्षा से संबंधित जो भी है, शोध है, प्रोजेक्ट है, विद्यालय स्तर पर उच्च शिक्षा का प्रशिक्षण किस प्रकार देना है, कैसे करना है, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है मानव विकास मंत्रालय की शिक्षा नीतियों योजनाओं को बनाने में सहायता करना। तो इस परिषद का दूसरा जो NCERT है, दूसरा कार्य है कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय जो है वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार में, तो उनकी नीतियों और योजनाओं को बनाने में सहायता करना है। उसके बाद तीसरा कार्य है केंद्रीय मंत्रालय का राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालयों के मध्य निरंतर संबंध बनाए रखना। यानी केंद्रीय मंत्रालय जो मानव संसाधन मंत्रालय और स्टेट राज्यों के जो शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय, यानी तीनों के कड़ी के रूप में ये काम करता है। कौन? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसका काम यह है कि तीनों में तालमेल जो बिठाया जाता है, ताकि केंद्र सरकार के माध्यम से राज्य सरकार कार्य करे, विश्वविद्यालय के क्या दिशा निर्देश हैं, किस प्रकार विश्वविद्यालय अन्य कॉलेजों को मान्यता दे रहा है, किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हो रही है, ये सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुदान परिषद। उसके बाद नंबर 4 देखिए, उन्नतशील शैक्षिक विधियों और नवाचारों का प्रचार करना। यानी शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, भाई शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो चौथा पॉइंट हमारा है कि शैक्षिक विधियों और नए नए प्रचार, नई तकनीकी किस प्रकार लागू करनी है, पाठ्यक्रम में क्या बदलाव किया जाए, शैक्षिक जो विधियों उनका प्रयोग किस प्रकार किया जाए, पुरानी विधियों की जगह नई विधियों को और कितना हम उन्नतशील बनाए जो बच्चों को समझ में आए और आने वाले समय में विकास के, बच्चों के जो मानसिक विकास है, कॉलेज का जो स्तर है, कॉलेज की गुणात्मक शिक्षा है, इस सब में किस प्रकार नवाचार लाना है, उसके लिए भी इसके माध्यम से काम किया जाता है। उसके बाद 5वां पॉइंट देखिए, पाठ्य पुस्तकें जो हमारी हैं, विभिन्न शोध पत्र पत्रिकाएं हैं, शिक्षा संबंधी साहित्य को प्रकाशित करते हैं ये, जिससे अध्ययन विद्यार्थी नए ज्ञान एवं सूचनाओं को प्राप्त कर सके। यानी पाठ्य पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं एवं शिक्षा संबंधी साहित्य को प्रकाशित करता, जिससे अध्ययन विद्यार्थी नए ज्ञान व सूचनाओं को प्राप्त कर सके, इसके लिए ये काम किया जाता है। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट था बच्चों? 5वां पॉइंट। अगला पॉइंट नंबर 6, इसके अंदर देखिए विद्यालय शिक्षा के संबंध में हर तरह की सूचनाएं स्थापित करना। यानी विद्यालय के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, किस प्रकार, ये किसके द्वारा? NCERT, इनके माध्यम से किया जाता है कि किस तरह के काम हो रहे हैं। संपूर्ण देश में, 7वां पॉइंट देखिए, संपूर्ण देश में महत्वपूर्ण स्थानों पर क्षेत्रीय संस्थाएं स्थापित करना। यानी पूरे देश के अंदर जो महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संस्थाएं जो है
जो महत्वपूर्ण स्थान है वहां पर क्षेत्रीय संस्थाओं को स्थापित करना, ताकि क्षेत्र विशेष के वहां के विकास, वहां के वातावरण, वहां का शैक्षिक, सामाजिक और तकनीकी जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के साथ साथ आगे किस प्रकार इसमें परिवर्तन किया जाए। उसके बाद 8वां और लास्ट पॉइंट देखिए, शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर अपव्यय व अवरोधन को दूर करने का प्रयास करना। अब बच्चों देखिए यहाँ अपव्यय अवरोधन कहने का मतलब है कि विद्यालय स्तर पर जो शिक्षा का प्रत्येक स्तर है, विद्यालय स्तर पर जो बच्चे या तो विद्यालय बीच में छोड़ के चले जाते हैं या एक क्लास में अधिक समय लगाते हैं, और अपव्यय का मतलब एक क्लास के अंदर अधिक समय लगाना, इन बच्चे फेल हो जाते हैं उसको, और अवरोधन यानी जो बीच में विद्यालय छोड़कर शिक्षा व्यवस्था अपनी छोड़ के चले जाते हैं उनको किस प्रकार दूर करना, इसमें भी एनसीईआरटी पूर्ण रूप से सहयोग करती है। ये भी इसका ही काम है कि इसको दूर किस प्रकार किया जाए कि बच्चे शिक्षा में पूरे स्तर में विद्यालय में टिके रहें और एक वर्ष से अधिक समय एक क्लास में वो ना लगाएं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुप्रयुक्त जितने भी कार्यों का संचालन है वो एनसीईआरटी के विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है। जो भी ये कार्य व्यवस्था है एनसीईआरटी के विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है। विभिन्न विभाग जो है वो इस प्रकार है। नंबर 1 देखिए, जो इसके विभाग हैं किसके, एनसी जो आरटी जो हमारा है इनके जो विभिन्न विभाग है उसके बारे में देखिए। नंबर 1 है पूर्व प्राथमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा विभाग, यानी प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित काम इसके नियंत्रण में है। अनौपचारिक शिक्षा विभाग, सामाजिक विज्ञान एवं मानव की शिक्षा विभाग, विज्ञान शिक्षा विभाग। 5वां अध्यापक शिक्षा विभाग, विशेष शिक्षा विभाग, नारी अध्ययन विभाग, पाठ्य पुस्तक विभाग, प्रकाशन विभाग, सर्वेक्षण विभाग। यानी ये सारे विभाग जितने भी विभाग हैं वो एनसीईआरटी की जो परिषद है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जो परिषद है, ये इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और इन भूमिकाओं के अंतर्गत इनकी समग्रता के साथ ही निर्वहन करने के लिए अपने अधीनस्थ निम्नलिखित संस्थाएं समन्वय सहयोग के साथ कार्य का संपादन करती है। यानी 1 से लेकर 10 विभाग जो आपको बताए हैं, इसके लिए ये विभिन्न प्रकार की जो संस्थाओं के माध्यम से इन विभागों का संचालन करती है और विभिन्न संस्थाएं जो हैं इस काम में एनसीईआरटी को क्या करती है, एनसीईआरटी को सहयोग करती हैं। ये विभाग है, कितने विभाग बताए थे आपको, 10 विभाग बताए थे। ये 10 के 10 विभाग जो है इसमें सहयोग करती है। अब ये जो अधीनस्थ जो संस्थाएं हैं इसमें देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, ये पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन परिषद, इन क्षेत्रों में ये परिषदें जो है ये इन क्षेत्रों में मुख्य पूर्ण भूमिका निभाती है। किनमें, आपको ये 1 से लेकर 10 विभाग जो बताए हैं इन विभाग के अंदर इनकी बहुत बड़ी भूमिका जो होती है। और इस भूमिकाओं के अंतर्गत अब देखिए, पहला देखिए आप, प्रारंभिक शिक्षा की सार्वजनिक के क्षेत्र में परिषद उल्लेखनीय भूमिका निभा रही है। परिषद प्रारंभिक शिक्षा देखरेख एवं शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों को संचालित व संरक्षित कर रही है। खेल खेल में शिक्षा के दृष्टिकोण से भाषा, गणित तथा पर्यावरण संबंधी अध्यापकों में शिक्षा के लिए मार्गदर्शिका का निर्माण करती है। तो ये विभिन्न जो संस्थाएं जो हैं, ये देखिए इन संस्थाओं के अंतर्गत ये काम किया जा रहा है। ए नंबर जो पॉइंट हमने पढ़ा। अब बी नंबर पॉइंट देखिए आप बी नंबर पॉइंट देखिए, महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा। इस क्षेत्र में उन्नयन के लिए परिषद ने प्रारंभिक शिक्षा तथा माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के लिए हैंडबुक को तैयार किया है, जिसमें लड़कियां तथा वंचित वर्गों को प्राथमिक शिक्षा की प्रमोति नामक परियोजना का संचालन किया गया है। यानी महिलाओं के लिए शिक्षा में समानता लाने के लिए प्रारंभिक तथा माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों के लिए हैंडबुक को तैयार किया गया है और लड़कियां तथा वंचित वर्गों के लिए प्राथमिक शिक्षा की प्रमोति नामक परियोजना का संचालन किया गया है। उसके बाद हमारा नंबर तीसरा पॉइंट यानी सी नंबर,
शिक्षा की विषय वस्तु तथा प्रक्रिया का पुण्य प्रबोधन, यानी परिषद ने जो स्कूली शिक्षा है उनके सभी स्तरों पर सामाजिक विज्ञान में पाठ्यचर्या की वर्तमान स्थिति का अध्ययन कर उसके स्वरूप उसे नए स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया है। विज्ञान के शिक्षण को सरल बनाने के लिए यानी सुगम बनाने के लिए प्राथमिक विज्ञान किट, समकेती विज्ञान और कुछ अन्य किटों को तैयार करवाया है। परिषद ने विज्ञान और गणित के शिक्षण को सुदृढ़ बनाने के लिए जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से संबंधित व्यक्तियों के परियोजन को आयोजन की व्यवस्था की है। तो ये शिक्षा की विषय वस्तु तथा प्रक्रिया के पुण्य प्रबोधन के लिए काम किया गया है। शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद से संबंधित व्यक्तियों के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। डी नंबर पॉइंट देखिए, परिषद राष्ट्रीय, जो ये परिषद है हमारी, ये परिषद राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के लिए परीक्षा का आयोजन करती है। नेशनल टैलेंट सर्च, राष्ट्रीय प्रतियोगिता, उसका भी आयोजन किया जाता है। ये एनसीईआरटी के नियंत्रण में ही काम किया जाता है। उसके बाद ई नंबर पॉइंट देखिए, जो ई नंबर पॉइंट है हमारा, इसमें शिक्षा के क्षेत्र में परिषद सेवा पूर्व तथा सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज, स्कूल शिक्षा तथा शिक्षक के गुणवत्ता में सुधार के लिए व्यापक कार्यकलापों तथा शिक्षक तथा शिक्षक प्रशिक्षार्थियों के लिए अनुदेशात्मक सामग्री का विकास किया गया है। अगला पॉइंट हमारा एफ नंबर, शिक्षा के व्यवसायीकरण के महत्व को समझाते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एनसीईआरटी के तत्वावधान में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के व्यावसायिक शिक्षा विभाग के स्तर को उन्नत बनाकर केंद्रीय व्यावसायिक पाठ्यचर्या के पुनर्गठन तथा संशोधन का कार्य करती है। यानी शिक्षा के व्यवसायीकरण का भी महत्व बढ़ाया गया है। समय समय पर विभिन्न आयोग बनाकर केंद्रीय जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम का पुनर्गठन करके इसमें संशोधन भी करती है। उसके बाद है शैक्षिक प्रौद्योगिकी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो हमारी है शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी परिषद ने बहुत काम किए हैं। इसके द्वारा क्लासरूम 2000 प्लस के तहत उच्चतर माध्यमिक स्तर पर दुरुस्त अध्ययन के लिए पारंपरिक प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन के संबंध में शिक्षा पर इंडो यूएसएफ आयोग के अंतर्गत परियोजना प्रारंभ की। परिषद ने उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए रसायन विज्ञान में प्रदर्शनी पाठों पर वीडियो फिल्मों के विकास आदि पर काम किया है। तो ये भी शैक्षिक प्रौद्योगिकी जो है इसके क्षेत्र में बड़े स्तर पर एनसीईआरटी के सहयोग से काम बड़े स्तर पर किए जा रहे हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा देखिए, स्कूल शिक्षा। अगला जो पॉइंट हमारा, शैक्षिक अनुसंधान व नवाचार समिति ने शिक्षक शिक्षा तथा स्कूली शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान परियोजनाओं को संचालित किया है। समय समय पर ऐसे अनुसंधान करके यानी अच्छे मॉडल बनाना और शोध करना, ताकि विभिन्न प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार किस प्रकार बढ़ाया जाए। जो शिक्षक शिक्षा है प्रशिक्षण, उसमें पाठ्यक्रम में किस प्रकार बदलाव किया जाए, अभ्यास पुस्तकें किस प्रकार हो, शिक्षकों के लिए गाइड किस प्रकार, ये सारी सुविधाओं का काम किया गया है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट, स्कूली शिक्षा तथा शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य पुस्तकों, अभ्यास पुस्तकों, शिक्षकों के लिए गाइडों, सप्लीमेंट्री रीडर्स, अनुसंधान विनिबंध यानी मोनोग्राफ, रिसर्च मोनोग्राफ आदि के प्रकाशन के लिए अतिरिक्त परिषद निम्नलिखित पत्रिकाओं का प्रकाशन भी करती है। यानी कह सकते हैं कि ये इतने सारे जो कार्य हैं इनके लिए जो एनसीईआरटी जो हमारी है, एनसीईआरटी है, जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी विद्यालय स्तर से लेके उच्च शिक्षा स्तर से लेके सभी शिक्षण संस्थाओं में समय समय पर, चाहे उनमें गुणात्मक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना हो,
चाहे टेक्नोलॉजी हो, शैक्षिक प्रौद्योगिकी हो या व्यावसायिक शिक्षा हो, समय समय पर क्या करती है, इनमें नवाचार डालने का प्रयास करती है और नवाचार के माध्यम से शिक्षा के स्तर को और अच्छा, सुगम और सरल बनाने का काम किया जाता है। तो इस प्रकार इन सब के लिए जो आपको बताया गया है, इनके लिए जो विभिन्न प्रकार की जो पत्र पत्रिकाओं का भी प्रकाशन इनके माध्यम से किया जाता है, जैसे इंडियन एजुकेशन रिव्यू, प्राइमरी टीचर, जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन, स्कूल साइंस, भारतीय आधुनिक शिक्षा, यानी इस प्रकार की ये पत्रिकाओं के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार किस प्रकार लाया जाए, प्राइमरी जो शिक्षा है वो किस प्रकार बढ़े, विज्ञान जो है, विज्ञान का क्षेत्र साइंस है उसको किस प्रकार बढ़ाया जाए, भारतीय जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है उसमें किस प्रकार गुणात्मक परिवर्तन किया जाए, किस प्रकार विकास किया जाए, शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बच्चे जो हैं, मंदबुद्धि हैं, सर्जनशील बच्चे हैं, जो प्रगतिशील बच्चे हैं, सामान्य बच्चे हैं, प्रत्येक का IQ बुद्धि लब्धि अलग अलग है, इन सब में सभी जो शिक्षा व्यवस्था के अंदर किस नीतियों और किस विधियों का निर्माण किस प्रकार करें, ये सब में NCERT की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा जो हमारा संस्थान है NCE, तो ये इनके माध्यम से ही विभिन्न संगठन जो इसके नियंत्रण में अधीनस्थ जो भी कार्यालय है, जो भी अधीनस्थ क्षेत्र है, वो काम करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साहब NCERT के जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।